मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है, घंटी का आइकन है, उसे भी ज़रूर पुश कर देंगे ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा मेरे वीडियोज़ का। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बिहार में जातीय सर्वेक्षण के सामाजिक आर्थिक आंकड़े आए हैं उसके उत्तर गाथा पे 6 नवंबर को इस बात की घोषणा हुई कि अगले दिन सरकार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पेश करने जा रही है, क्योंकि उसके बहुत पहले संख्या के आंकड़े आ गए थे और उस संख्या के आंकड़ों को लेकर के काफ़ी राजनीतिक दलों के बीच में बहुत खींचतान चल रही थी। बहुत सारे दलों का मानना था कि कुछ जातियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। यहाँ तक कि एक दल जो देश प्रशासन करता है उसके तो एक बड़े नेता ने आकर के यहाँ तक कह दिया कि एक धर्म विशेष की संख्या को ज़्यादा दिखाया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि जब धर्म की राजनीति होने लगेगी इस तरह की बातें आएंगी और जात की राजनीति में भी इस तरह की बातें आती हैं। वो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन मूलतः सबका ध्यान इस बात पे उस समय नहीं गया था कि सामाजिक आर्थिक जो आंकड़े आएंगे वे न केवल चौंकाने वाले होंगे, उसके आधार पर किस प्रकार से बिहार को आज की तारीख में जो गरीबी का दलदल है उसे निकालने की कोशिशें किस प्रकार से की जाएंगी। जो आंकड़े 7 को पेश किए गए उन पर चर्चा करने के पहले मैं एक स्मृति जो मेरे दिमाग में पहुंच रही है आपसे शेयर करना चाहूँगा। शायद 1973 या 74 के आसपास की बात है। तत्कालीन महासचिव सीपीएम के श्री नमूद्रीपाद जी, कॉमरेड नमूद्रीपाद जिनको कहा जाता है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए थे जहाँ मैं पढ़ता था, विद्यार्थी था। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग के दिमाग में, यानी मनुष्य के दिमाग में बहुत तरह की बातें आती रहती हैं और अगर हम उन सभी बातों में से बिना सोचे समझे कोई बात ऐसी कह दें तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि आदमी पागल है, क्योंकि दिमाग तो दिमाग है और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो दुनिया आप देख रहे हैं उसमें से आएंगी, जो दुनिया नहीं देखा, जो पढ़ा लिखा उसके बारे में आएंगी, लेकिन सब कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा उन्होंने हमें बताया था। लेकिन 7 तारीख को कुछ ऐसा हुआ कि इतने महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए गए और उन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने बताना शुरू किया कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसमें एक ऐसी बात आ गई जिसको लेकर के पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इवन वेब मीडिया में भी हंगामा मचा हुआ। गोदी मीडिया तो समझ में आ सकता है, लेकिन हंगामा मचा है और मचना मैं समझता हूँ लाजमी भी था। राजनीतिक दल भी जो विरोध में हैं वे इस सरकार की खिंचाई कर रहे हैं, करना भी चाहिए क्योंकि उनका ये फर्ज बनता है। तो कुछ ऐसी बात हो गई कि उसी बात पे ही चर्चा चलने लगी और बात मूलतः यह थी कि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो शादी के बाद उनका अपने शरीर पर अधिकार होगा और इस प्रकार से आबादी नियंत्रण में मदद मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको हम कहते हैं, एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, NHFS कहते हैं, नेशनल हेल्थ NFHS कहते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आज से 10-11 साल पहले आया हुआ था, जिसमें बात कही गई कि अगर शादी के पहले लड़की या शादी के बाद भी लड़की अगर वो मैट्रिक पास कर लेती है तो टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 2.4% के आसपास रहता है और अगर इंटरमीडिएट कर ले तो 2% से नीचे रहता है। दूसरे शब्दों में जो हमारी आबादी निरंतर बढ़ रही है उस आबादी को कम करने का, रोकने का साधन है लड़कियों की शिक्षा। और शिक्षा से स्वाभाविक सी बात है कि सशक्तिकरण होता है और सशक्तिकरण होगा तो एक परिवार को चलाने के लिए माँ के रूप में, जो आज की तारीख में जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो पुरुष मानसिकता है, वह तो स्त्री के शरीर को भोग्य मानती है, भोग्या मानती है, लेकिन स्त्री अपने शरीर को शायद भोग्या नहीं होने देगी और इस प्रकार से आबादी का भी नियंत्रण हो सकता है। ये रिपोर्ट आया था। उसी रिपोर्ट के आधार पे सदन में सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया गया उसमें जो बातें कही गई, कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंधों को ग्राफिक डिस्क्रिप्शन होने लगा, इसकी शायद आवश्यकता नहीं थी। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन माफ़ी से मामला सलटा नहीं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि कई जगहों पे हंगामे चल रहे हैं।
जो दूसरी चीज़ के बारे में चर्चा शुरू हुई वह है कि जो आरक्षण का कोटा है उस कोटा को बढ़ाया जा रहा है। अभी जो पिछड़े वर्गों और SC ST का कोटा है वो 50% के आसपास है। उसमें 3% पिछड़े वर्ग की महिला का भी था। बिहार में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, महिला के कोटा को खत्म करने की बात हो रही, चूँकि पिछड़े वर्ग के कोटे को जो 14% था बढ़ा के 20%, और इसी प्रकार से EBC के कोटे को भी बढ़ा करके कुल कोटा SC ST EBC और OBC का 65% करने की बात हो रही है। और 7 तारीख को उसकी घोषणा भी की गई। और ये भी घोषणा की गई कि चूँकि जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक सामान्य वर्गों में भी, जिसमें 4 सवर्ण जातियाँ, हिंदू जातियाँ शामिल हैं और 3 मुस्लिम सवर्ण जातियाँ, सवर्ण उनमें भी होते होंगे, मुसलमान में भी होते होंगे, और शेख, पठान, इस तरह के की जातियों को सैयद इनको माना गया है शामिल उसमें करके। इनकी कुल आबादी 15% होती है। तो उसमें से भी 10% जो गरीब हैं, जिसको याद कीजिए कि केंद्रीय सेवाओं में केंद्र सरकार ने 10% जो सवर्ण समाज के, मैं नहीं जानता कि सवर्ण समाज में उन्होंने शेख सैयद पठान को जोड़ा कि नहीं, लेकिन बिहार में जोड़ने की बात हो रही है। तो 10% का दिया गया था और उसका काफ़ी विरोध उन लोगों ने किया था जो आरक्षण के समर्थक हैं। उनका कहना था कि संविधान में केवल और केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों की बात है। उनका कहना था कि आरक्षण जो है वह आर्थिक समानता लाने के लिए नहीं किया जाता, और गरीबी हटाओ के लिए नहीं किया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वाभाविक उनकी बात नहीं मानी और कहा कि नहीं, ये दिया जाना आवश्यक है, लाजमी है, और उसको संवैधानिक रूप से मुहर लगा दी। तो बिहार में भी हो रहा है कि हम 10% उनको भी दे देंगे। इस प्रकार से आरक्षण का कुल कोटा बढ़ा के 75% की बात हो रही है। और जो दूसरी बहस हो रही है वो इसी के इर्द गिर्द हो रही है। और जो बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, पत्रकार हैं, निश्चित तौर से वे इसके समर्थन में, मैं नहीं जानता कि 10% जो EWS या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के नाम पे जो सवर्णों को दिया जा रहा है या सामान्य वर्गों को दिया जा रहा है, उसके बारे में उनकी क्या सोच है। लेकिन शायद विरोध नहीं होगी, क्योंकि CPML के विधायकों ने उसका विरोध किया, कहा कि इसको हटाइए। खैर, सरकार की घोषणा 75%, बहस इसी पे हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा 2-3 और आंकड़े जो इसके बड़े चौंकाने वाले हैं, मैं उस पर अपनी बात को ले जाना चाहता हूँ, और जो बहुत कम जिस पर चर्चा हो रही है, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात को समझें। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है गरीबी के आंकड़े। पता नहीं कैसे, किस आकलन के आधार पे 6,000 रुपये जो मासिक आमदनी जिस परिवार की है उसी को गरीब माना गया है। 6,000 का मतलब हुआ कि 200 रुपये प्रतिदिन, और 200 प्रतिदिन का क्या मतलब होता है? भोजन करना, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो दवाइयों का बंदोबस्त कैसे होगा? अगर पढ़ाई लिखाई में भी पैसे लगते हैं वो कैसे करेंगे? लेकिन गरीब परिवार माना गया है तो 6,000 तक का। मैं समझता हूँ कि अगर मासिक आमदनी 6 से 10,000 वालों को भी जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर के जो गरीब यहाँ पे परिवार दिखलाई पड़ते हैं वो 64% हो जाते हैं, क्योंकि 34% लोगों के परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपये तक की है, और 6 से 10,000 रुपये तक में 29.61% के आसपास परिवार बैठते हैं। और संख्या के हिसाब से मैं कहूँ तो 6,000 आमदनी तक के परिवार 94 लाख से ऊपर बैठते हैं, और जो 10,000, 6 से 10,000 के बीच में है वो 82 लाख के आसपास बैठते हैं। तो दोनों को मिला लें तो कुल 64%, 64% परिवार इस प्रकार से मेरी नज़र में गरीब है। क्योंकि 10,000 रुपये सालाना की भी कोई कीमत आज की तारीख में नहीं है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, और अगर किसी परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चों को माना जाए तो पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, दवा दारू, दारू तो नहीं, दवाई, और जो भी उनके खाने पीने का खर्चा होगा, तो इतने 10,000 रुपये में भी चलने वाला है नहीं। तो इसलिए उसे भी अगर मान लिया जाए तो संख्या के आधार पर 1,76,00,000 के आसपास, 1,74,00,000 के आसपास परिवार बैठते हैं। तो ये साबित हो गया है कि जो गरीबी का आंकड़ा है वो कुछ जातियों में सीमित नहीं है। ये सामान्य वर्गों से लेकर के, जिनको हम सवर्ण कहते हैं, उनसे लेकर के जो OBC, EBC, अनुसूचित जाति, जनजाति और कुछ अन्य लोग भी हैं जो संभवतः इस कैटेगरी में अपने को नहीं रखे हुए हैं, उस सभी में इस तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि सरकार ने एक बड़ी अच्छी घोषणा की है, और मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि उस घोषणा को थोड़ा और आगे बढ़ा करके ज़्यादा परिवारों को शामिल करें।
घोषणा ये की है कि जिन परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपये तक है, जो कुल 94 लाख के आसपास बैठते हैं, कुल 94.41 लाख के आसपास है, तो वो कह रहे हैं कि इनको हम 5 वर्षों की अवधि में 2-2 लाख रुपए इस बात के लिए देंगे कि वे कुछ कुछ अपना रोजगार, रोजी रोजगार ढूंढ सके, कर सके, काम कर सके। यानी एक याद कीजिए कि बहुत पहले जब मिसेस गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय एक योजना आई थी, IRDP उसका नाम था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस IRDP के तहत उन परिवारों को आइडेंटिफाई किया गया था जिनकी मासिक आमदनी 600 रुपये से कम हो, और उनको कुछ अमाउंट बैंकों से दिलवाया जाता था और सब्सिडी दी जाती थी, और उसके आधार पे कहा जाता था कि इन्हें कुछ ऐसा एसेट दिया जाए, प्रोडक्टिव एसेट दिया जाए, इस एसेट से वो कमा सकें और वे स्वयं को गरीबी रेखा से ऊपर कर सकें। तो 2 लाख रुपए जो कैश ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं मानता हूँ कि अत्यंत क्रांतिकारी कदम है ये। सरकार कम से कम 94 लाख परिवारों से अगर शुरू कर रही हो और 5 वर्ष की अवधि, चूँकि कुल मिलाकर के 2.5 लाख करोड़ यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, जो इतना आसान किसी भी स्टेट के लिए नहीं होता। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार हमारी मदद करती है तो हम 2.5 लाख करोड़ रुपए 5 साल की अवधि की बजाय हम 2-2.5 साल की अवधि में ही दे देंगे, और इस प्रकार से लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि 6,000 का जो भी फार्मूला हो, ये फार्मूला नाकाफ़ी है। ये आज की तारीख में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, आप सभी जो परिवार चलाते हैं उनको मालूम होगा कि कम आमदनी है तो कैसे गुजारा होता होगा लोगों का, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता होगा। अब कहते रहिए कि हम हंगर इंडेक्स में जो हमको 111 दिया गया 126 राष्ट्रों के बीच में, वो गलत आंकड़ा है, लेकिन असलियत यही है कि आप 6,000 में काम नहीं चला सकते। और मैं समझता हूँ जो बिहार का ये आंकड़ा आया है, कमोबेश अन्य राज्यों में, कुछ विकसित राज्यों में छोड़ दिया जाए तो देश की तस्वीर ऐसे ही बनती है। इसलिए खैर शुरुआत यहीं से की गई है, हो सकता है आने वाले समय में ये आंकड़ा जोड़ करके जो 10,000 रुपये तक की आमदनी के लोग हैं उनको जोड़ करके सभी परिवारों को जिसमें शामिल होंगे दिया जाए। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम मैं मानता हूँ, और इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण या जातीय सर्वेक्षण के आधार पर यह एक बहुत ज़बरदस्त कदम सरकार उठाने जा रही है, यदि सफलतापूर्वक उठा ले तो। दूसरा ये है, आवास के बारे में एक आंकड़ा आया हुआ है, और आप पाएंगे कि 14.9% लोग बिहार में झोपड़ियों में रहते हैं। और एक एक मिथ टूटा है कि जो झोपड़ियों में रहते हैं उसमें कमोबेश हर जाति समूह के लोग रहते हैं। जैसे ब्राह्मणों के बारे में है 4.76% झोपड़ी में रहते हैं, भूमिहार के बारे में 2.47, राजपूत के बारे में 3.337, कायस्थ के बारे में 2.327, यादव के बारे में 10.98% सब परसेंटेज में था, कुशवाहा 7.2%, कुर्मी 9.26%, बनिया 4.61%। अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज़्यादा झोपड़ियों में रहते हैं 23.45%। और जो हमारे अन्य जातियां भी इसमें शामिल की गई हैं वो 9% परिवार झोपड़ी में रहते हैं, और अनुसूचित जनजाति की संख्या बहुत कम है, उसके भी 16.08% परिवार झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन कुल आइडेंटिफाई किए गए हैं परिवार जो 63,850 है, यानी मोटा मोटी 64,000 के आसपास परिवार जो बिल्कुल आवासहीन हैं। वो कहाँ रहते होंगे आप सोच लीजिए, वे कहाँ रहते होंगे? वे रहते होंगे किसी नाले के किनारे, वे रहते होंगे किसी पोखरे के भिंडे पे, वे रहते होंगे किसी गैर मजरूआ ज़मीन पर, कभी हटाया जाता होगा सड़क के किनारे, वे रहते होंगे। इस तरह के भी परिवार हैं। और मैं समझता हूँ कि जो फोकस तरीके से सरकार ने घोषणा किया है कि जो 63,000 से ज़्यादा जो परिवार हैं, 64,000 के आसपास बिल्कुल आवासहीन, उनको ज़मीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 1,20,000 में क्या बनाएंगे? वो झोपड़ी इत्यादि बना लेंगे, लेकिन ज़मीन के लिए उनको 1 लाख रुपये देने की बात आ रही है, जो आज की तारीख में 60,000 है। मुझे याद है मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, और उस समय हम लोगों ने कैबिनेट से फैसला कराया हुआ था
कि हर आवासहीन को, जो भूमिहीन ही होते हैं, उनको 5 डेसिमल ज़मीन बसने के लिए दिया जाएगा। अब मैं नहीं समझता कि 5 डेसिमल ज़मीन 1 लाख रुपए में कहीं भी आ सकती। तो जिस तरीके से बिहार में ज़मीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं, खास करके शहरों के इर्द गिर्द या कस्बों के इर्द गिर्द, तो वो पैसा मिलेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो 5 डेसिमल के सरकार का अपना फैसला है, उस फैसले को ही इसमें जोड़ा जाना चाहिए। पैसे देने की बजाय ज़मीन उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीति रही है कि वह खरीद के भी ज़मीन देती है। अगर गैर मजरूआ ज़मीन नहीं मिलता तो खरीद के भी देती है। इसलिए इस नीति को, मैं तो जब रेवेन्यू में था तो हमने एक बिल का प्रारूप दिया था, इसमें इसको हमने इंटाइटलमेंट से जोड़ा था। एक अधिकार के रूप में एक बिल आ रहा था। सरकार ने कहा नहीं, अगर बिल आ जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो फिर संभवतः हमें परेशानी हो जाएगी यदि हम इसको नहीं पूरा कर पाएंगे तो खैर जो भी हो, सरकारें तो बहुत कुछ सोचती हैं। तो मुझे खुशी है कम से कम कि इतने जो आवासहीन परिवार हैं, इन परिवारों के बारे में सोच उभरी है कि सभी को बढ़ा करके राशि दी जाएगी। लेकिन मेरा कहना है कि शायद विचार करना चाहिए कि 1 लाख रुपए में ज़मीन होने नहीं जा रही। और एक मिथ ये टूटा है कि जो आवासहीन लोग हैं, जैसे झोपड़ियों की मैंने चर्चा की, झोपड़ियों में हर जात समुदाय के लोग रह रहे हैं। आवासहीन भी विभिन्न, चाहे सामान्य वर्ग हो, मैं देख रहा हूँ, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, इस सभी में आवासहीन लोगों की अच्छी खासी संख्या है। ब्राह्मणों को 0.3%, भूमिहार 0.21%, राजपूत 0.21%, कायस्थ 0.64%, यादव 0.10%, कुशवाहा 0.11%, कुर्मी 0.22%, बनिया 0.36%। ये यानी अनुसूचित जाति जनजाति को यदि छोड़ दिया जाए तो इन विभिन्न जातियों के जो ओबीसी में भी आते हैं और जो सामान्य में भी आते हैं, इसमें भी आवासहीन परिवार मौजूद हैं। ये बहुत भयानक स्थिति आई है। ये उन लोगों के लिए भी सोचने के लिए है जो केवल और केवल ये चर्चा करते हैं कि खास जातियां ही गरीब हैं। जी नहीं, बिहार में ये मिथ टूट गया है। गरीबी हर वर्ग में दिखाई दे रही है। इस वर्ण व्यवस्था ने गरीबी को लगता है कि सभी के घर में भेज दिया है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज उभर करके सामने आई है, क्योंकि रिसोर्सेज का अगर अनइवन बंटवारा होगा तो ये स्थितियां होनी है। जो इसके अलावा जो तीसरा आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, शिक्षा का। शिक्षा की स्थिति तो बहुत ही खराब दिखाई दे रही है। आप कल्पना करें कि कक्षा 5 तक कुल आबादी का केवल 22%, कुल आबादी का 22%, मतलब है 22.67%, इतनी ही आबादी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ी है। 6 से 8 तक मिडिल 14.33%, घटते चला जा रहा है। मैट्रिक तक केवल 14.71%, इंटर केवल 9.19%, ITI 0.50%, कुछ चुने हुए बच्चे पढ़ते हैं। जो इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, उनकी संख्या मात्र 0.3% है। और जो MBBS कहे जाते हैं डॉक्टर्स, उनकी संख्या तो मात्र 0.06% है। अब हमारे पास मेडिकल कॉलेजों के लिए कहाँ से डॉक्टर मिलेंगे पढ़ाने के लिए, प्रोफेसर, और कहाँ से हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के में डॉक्टर हमें मिलेंगे। और अदर ग्रेजुएट 6.11% है केवल। PG तो 0.82% है। अब मेरा कहना यह है कि यह जो संख्या है, ये जो आबादी का प्रतिशत है, अगर इसको डिसएग्रीगेट जो किया गया है, तो हर जातियों में शिक्षा की बड़ी बुरी दशा है। कुछ एक तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ में अच्छा होगा, कुछ में और खराब होगा। अनुसूचित जाति जनजाति में तो उसकी स्थिति बड़ी खराब है। इसलिए जो लोग मानते हैं कि केवल और केवल आरक्षण से ही सामाजिक और शैक्षणिक बदहाली दूर हो सकती है, उनके लिए आई ओपनर है। शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। बिना शिक्षा को बढ़ाए, बिना आबादी को शिक्षित किए, बिना शिक्षा के लिए सप्लाई साइड इंटरवेंशन डाले या अन्य इंसेंटिवाइज किए, अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो पूरा बिहार पिछड़ा रहेगा। जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तब तक गरीबी के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे कि आरक्षण दे करके या कुछ अन्य चीज़ों करके हम गरीबी को दूर कर लेंगे, ये संभव नहीं दिखता है।
इससे आरक्षण भी ज़रूरी है, लेकिन यह गरीबी पर फोकस करके प्रहार करना, शिक्षा को बढ़ाना मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है। मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप में से जो लोग इन आंकड़ों को देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से, वे भी शायद यही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ। यदि आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया, कृपया शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।